So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो ये आज का हिंदू एनालिसिस है और जैसा मैंने आपको कहा है कि एकदम प्रॉपर पीडीएफ आपको रहता है। एक अलग से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे या फिर जो कि उसकी लिंक नीचे दिया हुआ है जहाँ से आप पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन विजिट saurabpandeyupsc.com। वहाँ से भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीडीएफ है और रिवीजन पीडीएफ आपके लिए रहे, और क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो इस वजह से समय भी बचेगा और टू द पॉइंट डिस्कशन भी है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर फॉर जीएस का कोर्स जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया है। 25% ऑफ का ऑफ़र जो है वो भी एक्टिव है, मतलब 25% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। एग्रीकल्चर फॉर जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स में भी और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसमें बेसिक करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें इसमें कवर्ड है। तो एग्रीकल्चर से आप लोग ज़रूर से जुड़े। एग्रीकल्चर फॉर जीएस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका आपको हिस्सा बनना चाहिए। इसका लिंक कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लिक करोगे आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सेशन के। तो ये कोर्स चाहे आप 24 की तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए। शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज दैट इज द वायरस विरॉइड्स एंड दिस देर इज दिस अनदर टर्म दैट इज ओबेलिस्क करके एक टॉपिक है। तो अगर आप साइंस का पेज गो थ्रू होंगे तो वहाँ पे आप यू कैन फाइंड इट आउट, मतलब साइंस के पेज में ये न्यूज़ है आपकी। तो जनरली इसमें देखो वायरस विरॉइड्स और ओबेलिस्क जो है वो हमें पता होना चाहिए। वायरस के बारे में यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, बट जैसे मान लो वायरस की अगर बात करें तो ये क्या है, वो कब जनरली जब भी आप किसी वायरस की बात करते हो तो वो होस्ट सेल है। देखो जो वायरस है वो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। कभी भी जो वायरस है दैट वायरस कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, खुद से सर्वाइव जो है वायरस नहीं कर सकता है। एंड क्योंकि द वायरस कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, उसको होस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो सपोज करो कि जो वायरस है, ये वायरस जैसे ये सेल है और वायरस यहाँ पे एंटर करता है। एंटर करके क्या होता है, फिर जो सेल है, सेल के अंदर ये वायरस पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वायरस का कंटेंट है, जैसे उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद जो वायरस के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है जिसके बेसिस पे प्रोटीन बनती है, तो वो बेसिकली वायरल प्रोटीन बनाती है। और ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये कुछ ऐसा फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, और जो सेल है विच इज़ नॉट किल्ड इन द प्रोसेस कंटिन्यू टू मेक न्यू वायरसेस। तो ये इस तरीके से होता है कि वायरस एक बार इन्फेक्ट करेगा। जैसे अगर आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करोगे, सो इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो वायरस है, दिस वायरस विल एंटर, सेल के अंदर एंटर करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के बाद जो है एक जैसे मान लो इट विल ऑल्सो रिलीज mRNA, जो मैसेंजर आरएनए होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ प्रोटीन। ये प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, फिर धीरे धीरे सेल का खात्मा कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सेल्स जो हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं जिसमें वायरस का कंटेंट आपका प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से जो सेल है, सेल को, कोई भी जो सेल है उसको वायरस आपका इन्फेक्ट करता है। फिर एक टर्म आता है, जैसे अगर आप देखो, हो सकता है इस टर्म के बारे में आपने नहीं पढ़ा हो। सो दिस टर्म इज़ व्हाट वी कॉल इट एज विरॉइड्स। विरॉइड्स शब्द जो हम यूज़ करते हैं, तो ये स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए है दैट आर इन्फेक्शियस पैथोजन। तो विरॉइड्स बेसिकली क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए। तो देखो कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हो, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक तरफ डीएनए होता है और एक तरफ आरएनए होता है। तो ये विरॉइड्स में बेसिकली, जैसे वायरस अगर आप देखोगे तो वायरस जो है, जैसे मान लो वायरस कैन बी डीएनए बेस्ड ऑल्सो, वायरस कैन बी आरएनए बेस्ड ऑल्सो। ये जो विरॉइड्स होते हैं जनरली दे हैव इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक वायरसेस, ये कोई किसी भी प्रकार की इनमें इफ विल सी, तो इनमें किसी प्रकार की जो प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। जैसे अगर आपने SARS-CoV-2 का स्ट्रक्चर देखा होगा तो हमने ये डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर, कि जो वायरस है, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट थी, और इस टाइप से स्ट्रक्चर भी उसके ऊपर, जो कोरोना वायरस का जो वायरस था, और उसमें हम एस प्रोटीन बोलते हैं।
और ऊपरी जो स्ट्रक्चर है, एक ऊपर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम जनरली प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि उसकी स्ट्रक्चर बनाती स्ट्रक्चर प्रोटीन शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये विरॉइड्स होते हैं, विरॉइड्स के अंदर कभी भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, जैसे कि जनरल वायरस के अंदर आपकी होती है। सो जो विरॉइड्स है जो इनहेबिट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को और डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ये विरॉइड्स अफेक्ट अब करता है। बट कई स्टडी अभी जो हुई हैं उनका ये मानना है कि दे हैव स्टार्टेड टू इन्फेक्ट अदर ऑल्सो, मतलब ये सिर्फ जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लांट्स तक सीमित रहे। अब स्टडी कहती है कि दीज विरॉइड्स ड्यू टू सर्टेन चेंजेस दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्फेक्ट लाइक दूसरे जो चीज़ें हैं उनको भी इन्फेक्ट करना। इवन प्रोकैरियोट्स जो सेल्स आपके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोलता है। तो इवन प्रोकैरियोट्स को भी दे हैव स्टार्टेड टू इवन वहाँ तक भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट इन्होंने किया है। नेक्स्ट एक टॉपिक टर्म आता है दैट इज ओबेलिस्क। ओबेलिस्क करके जो है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जब स्टडी किया गया बैक्टीरिया का, लाइक फ्रॉम बैक्टीरिया, जो कि हमारे जैसे जो हमारा पेट है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं। तो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नई फॉर्म ऑफ लाइफ को जो है पता किया। मतलब जैसे जो हमारा इंटेस्टाइन है ना, जो गट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको स्टडी किया गया एंड बेस्ड ऑन दैट स्टडी इसको हाईलाइट किया गया कि कुछ ऐसी मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है जो कि देयर इज दैट इज बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ वायरस और इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, दोनों के बीच में है। तो इन्हीं को ओबेलिस्क कहा गया है। तो देखो आपने वायरस है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड्स हैं, फंजाई है, इनके बारे में बहुत स्टडी किया होगा। बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट ओबेलिस्क। ओबेलिस्क के बारे में जो है वो बता रहे हैं। ओबेलिस्क आरएनए की जो है इट इज़ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ विरॉइड्स एंड इसमें दो लाइक कोड फॉर 2 प्रोटीन्स जो लाइक ये इसमें अगर आप देखोगे तो ओबेलिस्क के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बार बार वो शब्द यूज़ हो रहा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो इस चीज़ से रिलेटेड। देखो कोई भी जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है ना, इफ़ देयर इज़ एनी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, सपोज करो कोई भी अगर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है तो ये प्रोटीन कौन सी प्रोड्यूस होती है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो mRNA के अंदर होती है। इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है उसे हम बोलते हैं। तो कौन सी प्रोटीन बनती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है। और फिर और वी कैन से mRNA के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट आपकी जो है होती है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो ओबेलिस्क आरएनए है ये 2 प्रोटीन बनाता है। दैट प्रोटीन इज़ नॉट सिमिलर टू द प्रोटीन जो दूसरे लाइफ फॉर्म बनाते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है अबाउट द ओबेलिस्क। तो आपको ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कल के सेशन में मैंने आपको कलर मॉलिक्यूल्स, सिंगलेट फिशन, ये शब्द जो है बताए हैं। अब यही ऐसे सारे टॉपिक्स मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपको कवर करने हैं 2024 के लिए, इवन अगर आप 25 की भी तैयारी कर रहे हो तो वो कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है आप लोग के लिए। ठीक है, इसकी क्लासेस जल्द से जल्द आपको मिलने लग जाएंगी। तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो तैयारी कर रहे हैं। अभी 25% ऑफ भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो 2 साल का वो टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि अब सब लोग तो पुराना पढ़ नहीं पाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है उन चीज़ों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई भी कंपाइलेशन देखते हो तो वो पुराने टॉपिक्स ऐड ऑन करके करा देते हैं। बट ऐसे टॉपिक्स न्यूज़पेपर से अलग अलग लेवल पे, जैसे 5 AM में मॉर्निंग में सेशन में चीज़ें आती हैं, उनको कंपाइल करके और सारी चीज़ों को लेकर जो ऐसे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को एक तरीके से कवर किया जाएगा उस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो वो आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर और जो है जो web.saurabhpande.upsc.com उसके अंदर क्लासेस आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट है दैट इज़ टच मी नॉट प्लांट। ये भी साइंस वाला अगर आप देखोगे तो वहीं पे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आई है। ये नहीं कि मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ, टच मी नॉट के बारे में आया है। अब इसमें थोड़ा सा बस आपको समझना है, ये जो लिखा है इससे बहुत डिटेल में ना जाके जो चीज़ें थोड़ा सा समझना है वो देख लेते हैं। जैसे अगर ये प्लांट देखोगे ना तो ये टच मी नॉट है। अगर आप इसको टच करोगे इसकी पत्तियाँ सिकुड़ सी जाती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये बताया गया। तो इसमें मैकेनिज़्म है। पहले तो ये जो टच मी नॉट है इसका टेक्निकल नाम है म्यूकोसा प्यूडिका करके है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं
पल्विनस करके होता है, ठीक है। तो ये जो पल्विनस प्रेजेंट है ये रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो पल्विनस है, पल्विनस इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग एंड द श्रिंकिंग पार्ट, ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, मतलब आपका कह सकते हो देयर इज चेंज इन द टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल वॉल में चेंजेस आते हैं, तो उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि ये स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल के लिए बस आपको ये समझना है, मतलब एक टर्म आपको याद रखना है कि ये जो मूवमेंट है इसका, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, दैट वी कॉल इट एज पल्विनस। पल्विनस शब्द आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बातें जो इसके अंदर लिखी हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो इसके अंदर सोवलन बेस जिसे हम पल्विनस बोलते हैं, तो इसमें दो हिस्से होते हैं, लोअर हाफ और अपर हाफ है, और इसी में कुछ जो चेंजेस आपके होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशंस में जो सेल्स हैं दोनों हाफ के वो टर्जिड रहते हैं। उसके बाद जब टच होता है, मतलब टच एक स्टिमुलस का काम करता है, जैसे टच किया वो एक्टिवेट हो गया, और वो जैसे ही पल्विनस तक रीच करेगा जो प्रेशर है और लोअर हाफ में वो उसमें चेंजेस आते हैं। चेंज आने की वजह से वो वाटर को रिलीज़ करते हैं जो भी सेल्स के बीच में स्पेस है उसमें, और उसके बाद वो फ्लैसिड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये मान लो ये आपका टर्जिड है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ये टर्जिड है, टच करते ही ये श्रिंक कर जाएगा, तो इसे फ्लैसिड बोलते हैं। तो ये चीज़ है, तो जैसे ही टच करोगे तो ये ऑर्गन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस प्रकार का जो प्रेशर चेंज आपका होगा तो इससे जो ये टर्जिस्ट स्टेट है ये फ्लैसिड स्टेट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से टच मी नॉट जो प्लांट है वो इस तरीके से बिहेव करता है। बस इतना थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आपको याद रखनी है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये पीडीएफ जो है ये फ्री पीडीएफ आपके लिए, क्योंकि रिवीजन के लिए आसान ही रहेगी आपके लिए, ये आपको अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया है, उस पर आप लोग डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आपको यही पीडीएफ आपको saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर साइंस फंडिंग। नीड फॉर साइंस फंडिंग की अगर बात किया जाए तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो फंडिंग है और फॉर फंडामेंटल रिसर्च इंडिया की बात करें, ये वर्ल्ड में लोएस्ट है। देखो ये एक अलग से टॉपिक है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड era है। अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे होना है तो साइंस में फंडिंग तो जरूरत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी हमें इंक्रीज़ करना जो है पड़ेगा। तो फंडामेंटल रिसर्च में अगर देखा जाए जो खर्चा है वो बहुत ही कम है, और इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपका लाइक 0.64% ही है ऑफ द जीडीपी। 2008-9 में देखा जाए तो 0.8% है। तो अगर हमें डेवलप स्टेट तक रीच करना है तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये आर्गूमेंट रखना है, ठीक है। तो इसमें जो लेटेस्ट आर्गूमेंट आप बजट से ले सकते हो, ये कंटेंट मतलब उसको अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिमांड क्या है, लगभग एटलीस्ट 3% ऑफ द जीडीपी का होना चाहिए। लेटेस्ट अगर देखा जाए कि जो सरकार है वुड लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ जो है वो करना चाहती है। मतलब उनका है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है इस कंटेक्स्ट में जो है वो होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो ये फैक्ट्स जो है वो पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एडिटोरियल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक है दैट वी कॉल इट एज चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका दैट इज चेंजिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें मैंने जो कंटेंट पिक किया है तो उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट विल हेल्प यू। जैसे कंटेक्स्ट देख लेते हैं और फिर जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहला चीज़ आपको क्या समझनी है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, जैसे अगर आप पहले देखोगे जब वर्ल्ड वॉर जो आपका वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर आपका ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आपके 2 पोल्स ऑफ पावर हुए, है ना, आपके क्या हुए 2 पोल्स ऑफ पावर हुए, और दोनों पोल्स ऑफ पावर हुए। एक तरफ आपका यूएसए था और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। दोनों अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे, एक है ना। तो आप ये देखो कोल्ड वॉर का जो एरा है वो शुरुआत हुई कोल्ड वॉर एरा की। फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए की हेजिमनी जो है, मतलब जो वो चाहता है वो करना, हेजिमनी स्टार्ट हो गई। ये डेवलपमेंट आपका हुआ। अब दूसरी बात क्या है कि अब अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो हम 21st सेंचुरी में क्या है, हम मूव कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ पे डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर है। यहाँ पे रशिया आगे बढ़ना चाहता है और आपका चाइना आगे बढ़ना चाहता
है ना, और एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका डोमिनेंस। अब देखो ये डोमिनेशन करती कैसे है वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में जनरली जैसे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, कोई भी संस्था आप देखोगे उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही प्रेजेंस है। लेकिन अब बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे UN के अंदर और बड़ी संस्थाओं के अंदर रशिया और चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे। और दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप हो रही हैं, जैसे फंडिंग से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी है, जैसे ब्रिक्स है वो डेवलप हो रहा है, तो उसने अपना किया है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस हो रहे हैं, दैट वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली इज चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब उसके चेंजिंग में एक जो बड़ा एक रोल है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का भी है। इकोनॉमिक में पैराडाइम चेंज होगा तो WTO का रोल आ जाता है। UN के अंदर देखा जाए तो जो भी पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें UN का रोल आ जाता है। तो UN भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, क्योंकि वीटो पावर है कई सारे देशों के पास, जो 5 देश हैं, तो वो भी आपस में पोलराइज्ड हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीटो पावर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये सब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं है कि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाए, जिसके लिए चाइना और रशिया लगातार कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे नए प्रकार की जो संस्थाएं हैं, बैंक्स और फंड की बात करें तो नए प्रकार की संस्थाएं हैं वो डेवलप हो रही हैं। जो पावर स्ट्रक्चर है नई इंस्टीट्यूशंस का वो डेवलप है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसमें हमेशा अमेरिकन सिटीजन्स या यूरोप वाले ही इसको हेड करते थे, या फिर IMF की बात करें। वोटिंग राइट्स जो मेंबर स्टेट्स का है वो कई बार फ्रोज किया दिया जाता था, ठीक है। और जो भी लिमिटेशंस रहती थी, जैसे मान लो कि परसेंटेज जो वोटिंग राइट्स का है ब्रिक्स मेंबर्स का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का, वो इतना था 2.2, 2.59, 2.63, 6.010, 0.63। US का अकेले का 16.5 था, उस पर UK का 4, जर्मनी का 5.3 था, और जो रेस्ट G7 था तो उस 10 टू वोट विद द US एंड दैट परसेंट अप्रोच टू 30। तो आप खुद देखो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में तो सब कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहेंगे वही होगा। IMF का एग्जांपल इसमें दे रखा है कि वोटिंग राइट्स में अगर आप कंक्लूड करो तो सारा पावर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है, तो बिना उनकी इच्छा के कोई और चीज़ आप कर नहीं सकते हो। इवन जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, SDR जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे मोस्ट रिफॉर्म रिक्वायर 85% मेजोरिटी वोट, और वो आपके पास लाइक हैंडिंग द US अ पावरफुल वीटो। मतलब जैसे इवन IMF के केस में भी पावरफुल एक वीटो है बिकॉज ऑफ द वोटिंग राइट्स, और सब एक साथ हैं। फिर IMF एक ग्लोबल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है रहता है, और इसमें भी जैसे अब किस देश को कितना फंड देना है, क्या कंडीशंस लगानी है, एड कंडीशनलिटी अगर लगानी है, तो वो सब कुछ जो है ये US, क्योंकि वोटिंग राइट उनके पास ज़्यादा है तो उनके पास चला जाता है। अब UN सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें UN सिस्टम के माध्यम से कई प्रकार की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं बहुत सारी साइन की गई हैं। इंटरनेशनल लॉज का बेसिस भी हमारा यूनाइटेड नेशन सिस्टम की ही बात करता है। अब जैसे जैसे कोल्ड वॉर के समय डीकोलोनाइजेशन हुआ है, नए नए इंडिपेंडेंट देश आपके आए हैं, सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो नए प्रकार के चेंजेस और चैलेंजेस सामने आए हैं। बट जो डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर बात करें, सो डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें तो उनका जो प्रेजेंस है या रिप्रेजेंटेशन है वो इतना अधिक है नहीं, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इवन यूनाइटेड नेशन सिस्टम की ही अगर हम बात करें तो जो देश 5 जिनके पास वीटो पावर, आज भी उन्हीं के पास है वीटो पावर है, तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इंप्रूव करना जरूरी है, खासतौर से UN की अगर बात करें। चाइना की बात किया जाए तो यहाँ पे इवन चाइना के पास भी वीटो पावर, तो इट विल बी बीइंग अ रूल मेकर्स इन वन ऑफ द बॉडी बट रूल टेकर इन द अदर। मतलब जैसे UN के अंदर देखा जाए तो इट्स अ रूल मेकर, क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और जो भी राइजिंग पावर्स हैं, जैसे जैसे देखो US के पास या फिर वेस्टर्न कंट्रीज दोनों को मिला लो तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं विश्व की, उनमें इनका से है, तो ये जो चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन चाइना मान लो चलो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में वीटो इस्तेमाल कर ले, बट सारी संस्थाओं में उसका इतना प्रेजेंस नहीं है। तो इस वजह से क्या ये लोग अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना चाहते हैं, जिससे अपना डोमिनेंस पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इकोसिस्टम में ये कर सके। अब जैसे नॉन अलाइंग मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी है ना,
तो जैसे यूएस और यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ था, कोल्ड वॉर की स्थिति आई थी, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट के माध्यम से ये कहा गया कि हम जो है हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में इसको सामने भी रखा गया, इंडिया भी इसका हिस्सा रहा। फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुई। G77 ने अटेम्प्ट किया कि यहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो साथ में आएँ और नेगोशिएशन करें, अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें। तो इस प्रकार की कई प्रयास किए गए हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया। जैसे आप ब्रिक्स का एग्जांपल लेगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और इवन एशिया रीजन में देखोगे तो जो एशिया इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वो भी आपका डेवलप किया गया है। सो यूएन सिस्टम को व्हाट वुड रिप्लेस द यूएन सिस्टम एंड हाउ? ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग आउटसाइड द यूएन आर ऑल एड हॉक एंड टेंड टू सर्व लिमिटेड इंटरेस्ट रादर देन यूनिवर्सल वैल्यू। मतलब यूएन सिस्टम देखो, कुल मिला के यूएन सिस्टम में जिसका से हायर है वो इंटरनेशनल गवर्नेंस में उसका रोल बहुत है, चाहे रूल से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हो, क्योंकि सारे देश यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं। जो देश जो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा उनको हमेशा से उनका डोमिनेंस बना रहता है। छोटे जो भी ग्रुपिंग रहते हैं वो उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट के लिए ही होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर वो हो सकता है उनका रेलेवेंस इतना ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आसियान की बात की गई, साउथ एशियन नेशन या यूरोपियन यूनियन या G7 या G20, तो इनका एक लिमिटेशंस हैं, एक ऐसा आप यूनिवर्सल वैल्यू कैरी नहीं करती हैं। कुछ ऐसे और भी हैं जैसे नाटो है। फिर यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि ग्लोबल ट्रीटी और लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो लेकर आना। एंड अगर वो किया जाए, जैसे मान लो एक लीगल ऑब्लिगेशन डेवलप किया जाए और चाहे जो ग्लोबल ट्रीटी है लाना, जैसे मान लो स्पेस के कंटेक्स्ट में ही है, हर चीज़ मान लो यूएन के कंटेक्स्ट में ही होगा, तो अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा तो फिर कभी भी जो से है डेवलपिंग देशों का वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक जैसे इवन जो लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर बात किया जाए, दे ऑल्सो नीड अ ग्लोबल ट्रीटीज़, लीगल ऑब्लिगेशंस, और डेवलप्ड देश भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और रेस्पेक्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर अ ग्रीन इलेक्शन, ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो यहाँ पे कहा गया कि जब इलेक्शन कंडक्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक है ये, पॉलिटी का टॉपिक है। अगर इलेक्शन कंडक्ट होता है तो इलेक्शन कंडक्ट होने में काफ़ी अधिक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि यूनाइटेड नेशन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसमें हुआ था, सो वहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 500 अमेरिकन्स के बराबर था फॉर ए ईयर, लाइक है ना। तो ये ट्रेडिशनल जो मेथड है जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, उसमें पेपर बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल होता है, एनर्जी इंटेंसिव रैलीज, लाउड स्पीकर, होर्डिंग्स और ये सब होता है, जिसमें एनवायरमेंटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, सिटीजन्स के हेल्थ भी अफेक्ट होते हैं, कई वोटर्स हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट और मल्टीप्लाई कर जाता है। ज़रूरी क्या है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को कैंपेन से रिलेटेड हम उसको फॉलो करें। इवन ये भी कहा गया कि जो प्राइमरी सोर्स है कार्बन एमिशन का वो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा फैक्टर है जिसमें काफ़ी सारे एमिशन, कार्बन एमिशन होता है, जैसे इलेक्शन से रिलेटेड। सेकेंडरी जो सोर्स है वो है पोलिंग बूथ को रन करना, ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम डिजिटल वोटिंग सिस्टम तक अगर जाते हैं धीरे धीरे, तो 40% के आसपास जो कार्बन एमिशन है वो आपका रिड्यूस होगा। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्शन जो कि तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल और बिहेवियर चैलेंजेस को मीट कर पाएँ। जो भी टेक्नोलॉजिकल चाहे उसके एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रस्ट हो। उसके बाद बिहेवियर एस्पेक्ट में लोगों की आदत होगी, ठीक है अभी इस टाइप से मतलब एक्सेप्ट भी करे। अब कोई डिजिटल रैली कर रहा है, कोई अटेंड ही नहीं करेगा, तो अब फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अपना नुकसान क्यों करेंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो ग्रीन इलेक्शन का एक कंसेप्ट है, कभी भी पॉलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है तो प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वोटिंग की अगर बात करें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हैकिंग फ्रॉड से बचने के लिए, ये भी है। फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयरनेस होना, डिजिटल लिटरेसी जनरेट करना वोटर्स के अंदर। फाइनेंशियल जो चैलेंजेस जिसमें सब्सटेंशियल अपफ्रंट है, इको फ्रेंडली मटेरियल टेक्नोलॉजी है ना, तो ये भी है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, उसको भी मीट करना है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप जनरेट करते हैं तो उसके लिए भी कई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी आपकी होंगी, ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर फॉर जीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप 24 और 25 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारा मैं लगभग 1.5-2 साल के टॉपिक्स कवर करूंगा, बेसिक्स भी रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन आप कर लेना। 25% ऑफ है आज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगेन आई एम स्टेटिंग, प्लीज़ मिस नहीं करना है, चाहे आप 24 की तैयारी कर रहे हो या 25 की। ये जनरल स्टडीज़ के लिए है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करोगे ना तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर स्पेसिफिक टॉपिक्स पे प्रश्न आते हैं अच्छे खासे, है ना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया, IR जिसे कहते हैं, इसका कोर्स भी आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
प्लीज़ मिस नहीं करना, बार बार मैं कह रहा हूँ। सौरभ पांडे CSE ऐप में आप क्लासेस फ़ोन से कर सकते हो, या फिर web.saurabhpandeyupsc.com पे जब आप ज्वाइन कर लोगे उसी में लॉगिन करके क्लासेस कर लेना। तो लैपटॉप से भी एक क्लासेस कर रहे हो तो सेशन को देखने के लिए जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद सौरभ पांडे CSE ऐप या फिर web.saurabhpandeyupsc.com पे कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज का टारगेट मेंस में। तो शिफ्ट इन ग्लोबल ऑर्डर इज ड्यू टू लोकलाइज्ड अप्रोच ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको लिखना 15 नंबर पे। तो आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे UPSC में। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे या फिर मेल कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी 50 टेस्ट सीरीज़ भी चले, तो जिसका हर टेस्ट सैटरडे और संडे रात को 9 बजे होता है। इसमें टोटल 50 टेस्ट है, इसका रिवीजन PDF भी अपलोड कर दिया गया है। करंट अफेयर का कोर्स भी चल रहा है आपका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग करंट अफेयर्स का कोर्स है वो लोग साइंस टेक और IR का जो पूरा एडवांस पार्ट है उसमें कवर ही हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पार्ट से रिलेटेड मैं आपको PDF दे दूंगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये सारी जानकारी है। एग्रीकल्चर, GS, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप लोग ज़रूर से जुड़ें। और आई एम वेरी होपफुल। और हम लोग की क्लासेस चल ही रही हैं रेगुलर बेसिस में। आज इकोनॉमी की क्लास भी आपकी होगी। मिलता है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।